अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे स्टेफिलोकोकस ऑरियस की। अब मैं जो ग्राम पॉजिटिव कॉक्सा हैं, ग्राम पॉजिटिव कॉक्सा है, ग्राम नेगेटिव कॉक्सा है और जो ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं उनकी अलग से जो समरी वाली वीडियोस थी वो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने इन सारे ऑर्गेनिजम्स को पीछे समरी से पढ़ा दिया था। लेकिन मैं यहाँ पे अब मेन जो जिस तरह मेन चैप्टर में जिस तरह लिखा है, जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थोड़ी दी है वहाँ से पढ़ा रहा हूँ। तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस इट इज़ अ इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टेफिलोकोकस ऑरियस से लिखा गया है तो उसकी जो डिजीज़ होती हैं वो हमने याद रख ली। कौन कौन सी डिजीज़ कॉज कराता है? ये एब्सिसिस कॉज कराता है, ये वेरियस पायोजेनिक इन्फेक्शंस कॉज कराते हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं एंडोकार्डाइटिस की, सेप्टिक आर्थराइटिस की, ऑस्टियोमाइलिटिस की। फूड पॉइजनिंग कराता है, स्केल्डेड स्किन सिंड्रोम कराता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कराता है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, सेप्टिसीमिया एंड सर्जिकल वूंड इन्फेक्शंस। उसके अलावा ये देखेंगे कि कुछ स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस भी कराता है, जिस तरह फॉलिकुलेटस की एग्जांपल आ जाती है, सेलुलाइटिस की एग्जांपल आ जाती है, एम्पेडिगो की एग्जांपल आ जाती है। और ये क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। तो ये जो इसकी डिजीज़ हैं ये हमने इसकी याद रखनी होगी। और दूसरा इसका ये देखा गया कि इसके कुछ डिफरेंट स्ट्रेन हैं जो कि डिफरेंट वो एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट है। तो जो एक मर्सा स्ट्रेन है जो कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस से, वो देखा गया है कि वो स्किन एब्सिस कॉज कराता है। और वो जो यूजली इम्यूनो कॉम्पिटेंट वो, और ये जो मर्सा वाली जो स्पीशीज़ हैं ये निमोनिया, नेक्रोटाइजिंग फेसिटिस और सेप्सिस कॉज करा सकती हैं इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट्स में। और साथ में जो इंटरवीनस ड्रग यूजर्स होते हैं उनमें भी ये वाली डिजीज़ जो हैं निमोनिया, नेक्रोटाइजिंग फेसिटिस और सेप्सिस ये कॉज करा सकती हैं। अब जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये याद रखनी है स्टेफिलोकोकस ऑरियस की कि ये स्फेरिकल होते हैं, ग्राम पॉजिटिव कॉक्सा हैं, दे आर अरेंज्ड इन इरेगुलर ग्रेप लाइक क्लस्टर्स। ये कैटलेस पॉजिटिव होते हैं और कोगुलेस पॉजिटिव होते हैं। कैटलेस पॉजिटिव भी इसका इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये एक तरफ से इनका कैटलेस हम देखेंगे ये भी इनका एक विरुलेंस फैक्टर के तौर पर ऐड करते हैं। जो कैटलेस है वो जो वो होता है न्यूट्रोफिल्स के जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है उस जो न्यूट्रोफिल्स का जो फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है एनएडीपीएच ऑक्सीडेज वाला और पूरा फेगोसाइटोसिस वाला प्रोसेस, उसको अवॉइड कर सकते हैं। उसके अलावा हम कैटलेस के थ्रू डिफ्रेंशिएट करते हैं स्टैफ और स्ट्रैप की स्पीशीज़ को। दूसरा ये देखा गया कि जो स्टैफ ऑरियस होता है इट इज़ कोगुलेस पॉजिटिव। अब जो कोगुलेस पॉजिटिव है वो स्टैफ की डिफरेंट स्पीशीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैफ ऑरियस इज कोगुलेस पॉजिटिव, वेयर एज जो स्टैफ एपिडर्मिडीज और स्टैफ सेप्रोफिटिकस जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दे आर कोगुलेस नेगेटिव। और एक और चीज़ जो कि स्टैफ को डिफ्रेंशिएट करती है और ऑरियस को डिफ्रेंशिएट करती है एपिडर्मिडीज और सेप्रोफिटिकस से, वो ये करती है कि जो स्टैफ ऑरियस है इट कैन फर्मेंट मैनेटॉल एंड इट ऑल्सो हीमोलाइजेस रेड ब्लड सेल्स, वेयर जो अदर टू स्पीशीज़ होती हैं वो ये वाले काम नहीं कर सकती। उसके अलावा ये देखा गया कि मैंने अभी बताया कि जो ऑलमोस्ट अब काफ़ी देखिए अराउंड 90% जो स्ट्रेंस आ रहे हैं ऑरियस के दे आर पेनिसिलिन, उनके पास वो प्लाज्मिड होते हैं विच इन कोर्स फॉर बीटा लैक्टेमेज, सो दे आर पेनिसिलिन रेजिस्टेंट। तो इन उनको ट्रीट करने के लिए हम ज़्यादातर नेफ्सिलिन या मेथिसिलिन देते हैं, लेकिन अब आजकल ये देखा जा रहा है कि नेफ्सिलिन और मेथिसिलिन के खिलाफ भी रेजिस्टेंस आ रही है। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम वैनकोमाइसिन देते हैं और वैनकोमाइसिन के खिलाफ भी अब वो देखा गया कि रेजिस्टेंस आ रही है, जिसको हम जो कि मैं ट्रीटमेंट में बता दूंगा फिर से कि उसको हम ट्रीट करने के लिए डेप्टोमाइसिन देते हैं। और ये याद रखना है कि ये रेजिस्टेंस आती कैसे, एक तो बीटा लैक्टेमेज की वजह से, दूसरा ये देखा गया कि ये जो बीटा लैक्टेमेज स्ट्रेंस जो होते हैं जो कि मेथिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंट हों, उनमें होता है कि उनके पास बेसिकली कुछ जीन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल मैक ए जीन होती है, वो करती क्या है, वो जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली जो साइट होती हैं इन एंटीबायोटिक्स का एक्शन का, उन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन साइट्स को ऑल्टर कर देती है, जिसकी वजह से जो आपकी एंटीबायोटिक्स हैं वो इफेक्टिवली काम कर नहीं पाती। जिसमें और इसमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 2A जो एक साइट है, अगर याद होता कोई बात नहीं याद होता तो वो भी कोई बात नहीं, कि इसको ऑल्टर कर दी थी, जिसकी वजह से जो एंटीबायोटिक्स हैं वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती। जो मर्सा स्ट्रेन हैं, मर्सा स्ट्रेन का ये देखा गया है कि वो ज़्यादातर हेल्थ केयर एक्वायर्ड और कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस कॉज कराते हैं। अब इनकी इंपॉर्टेंट सेल वॉल के क्या कंपोनेंट्स हैं जो कि ऐसा एंटीजन ऐड करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्या रखते हैं जो कि सेल वॉल पे होते हैं वो है प्रोटीन ए। प्रोटीन ए भी देखा गया इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर है, क्योंकि प्रोटीन ए करता है कि प्रोटीन ए बेसिकली जो इनकी सेल वॉल पे होता है वो कराता है ये कि जो क्रिस्टलाइजेबल पोर्शन होते हैं ना, जो एफसी पोर्शन होता है इम्यूनोग्लोबुलिन जी का, उस पर जाके वो बाइंड कर जाते हैं अफेक्टिवली और टाइटली। जब वो उस पर जाके बाइंड कर जाते हैं तो उसकी वजह से होता है कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है वो न्यूट्रोफिल्स को और मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट नहीं कर पाती, उनके एफसी रिसेप्टर पर जाके एक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि एफसी साइट जो होती है इम्यूनोग्लोबुलिन की इट इज़ एक तरफ से कॉलोनाइज्ड बाय इट इज़ वही कॉलोनाइज्ड बाय स्टेफ ऑरियस का प्रोटीन ए। तो उस वजह से होता क्या है कि ये जो स्टेफ ऑरियस है ये फिर फेगोसाइटोसिस को अवॉइड कर देते हैं। उसके अलावा इनके सेल वॉल में डिकोइक एसिड्स देखा जाते हैं, डिकोइक एसिड्स के थ्रू ये डिफरेंट जगहों पे कहते हैं जो डिफरेंट मिकोजल सेल्स होते हैं वहाँ पे इनकी एडहेरेंस होती है। और साथ में जो लाइपोटिकोइक एसिड है, लाइपोटिकोइक एसिड ये देखा गया कि इट कॉजेस बेसिकली ये एक तरफ से सेप्टिक शॉक
कॉज करा सकते हैं, क्योंकि ये कुछ साइटोकाइन्स प्रोड्यूस कराते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर फ्रॉम मैक्रोफेजेस, जिसकी वजह से सेप्टिक शॉक के साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं। उसके अलावा इनके सेल वॉल में ये देखा गया कि कुछ के पॉलीसैकेराइड कैप्सूल भी होता है, जो कि अगेन जिसके थ्रू ये फेगोसाइटोसिस को अवॉइड कर लेते हैं। और पेप्टाइडोग्लाइकेंस भी होते हैं, जो कि एज अ एंडोटॉक्सिन, जिनकी एंडोटॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसमें से जो सेल वॉल कंपोनेंट है जो कि एज एंटीजन एक्ट करता है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमने प्रोटीन ए को याद रखना है। और हम इसका यहाँ से टेबल भी पढ़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने स्ट्रेफ की डिफरेंट स्पीशीज़ को, उनकी कोगुलेस प्रोडक्शन, हेमोलिसिस फीचर्स और टिपिकल डिजीज़ को बताया हुआ है। ट्रांसमिशन इसकी कैसे होती है? ट्रांसमिशन इसकी ऐसे होती है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो मोस्टली रिजर्वायर होते हैं स्टेफिलोकोका के, और ये देखा गया कि जो आपके स्टेफ ऑरियस है ये यूजली नॉर्मल फ्लोरा होते हैं नोज़ का, और अगर नोज़ में ये कॉलोनाइज कर जाए तो नोज़ में कॉलोनाइज करने की वजह से ये फिर डिजीज़ कॉज कराता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोज ही साइट है और ह्यूमन ही रिजर्वायर है। उसके अलावा और कौन कौन सी कुछ लेस इंपॉर्टेंट साइट्स हैं? स्किन देखा गया कि स्किन के थ्रू भी जो हॉस्पिटल पर्सनल्स हैं और पेशेंट्स हैं वहाँ पे स्किन के थ्रू भी जो एस ओरियस है उसकी कॉलोनाइजेशन हो सकती है, तो उसकी वजह से वो पेशेंट्स जो सही से हैंड वॉशिंग नहीं करते हों या हैंड कॉन्टैक्ट करा लें तो उसकी वजह से भी इसका एक तरफ से मोड ऑफ ट्रांसमिशन मिलता है। एंड ऑल्सो लेस इंपॉर्टेंटली अबाउट 5% फीमेल में ये देखा गया कि उनके वजाइना में भी एस ओरियस होते हैं, जिसकी वजह से इट प्रीडिस्पोजेस देम टू हैव टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। और जो कहते हैं जो ह्यूमन लीजन्स होते हैं उनमें भी उसकी थ्रू भी शेडिंग हो सकती है, या जो हमारी डिफरेंट चीज़ें हो गई, फॉर एग्जांपल इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हो गए लाइक टावल्स वगैरह हो गई, अगर आप उनको भी यूज़ करें किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ तो भी चांस है कि जो एस ओरियस है उसकी शेडिंग हो जाए और वो इन्फेक्शन कॉज करा दे। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो याद रखना है कि ये नोज़ में कॉलोनाइज करते हैं, क्योंकि ये नोज़ का नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होता है। आगे भी उन्होंने बाकी चीज़ें बताई हैं कि वो पेशेंट जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हों या जो कि इंट्रावीनस ड्रग यूज़र्स के पेशेंट हों या जिनको डायबिटीज़ हो उनको भी ये कहते हैं वो प्रीडिस्पोज करता है कि एस ओरियस का इन्फेक्शन हो सकता है। पैथोजेनेसिस की कैसे होती है? पैथोजेनेसिस की ऐसे होती है कि अब पैथोजेनेसिस पे अपनी याद रखनी होगी कि कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से हमको पस प्रोड्यूसिंग पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एब्सेसिस कॉज कराते हैं जो इनके इन्फेक्शन होते हैं। अब एब्सेसिस क्या होता है? एब्सेसिस को ड्रेन देमसेल्फ, और जब एब्सेस ड्रेन हो जाती है तो देयर इज़ अ चांस कि जो एस और इस ऑर्गेनिज्म है वो डिसेमिनेट कर जाए और वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाए। उसके अलावा कुछ फॉरेन बॉडीज जिस तरह इंट्रावीनस कैथेटर्स हैं और जो सूचर्स हैं उनके थ्रू भी जो एस और के इन्फेक्शन है वो उनको प्रीडिस्पोज करते हैं। कोगुलेस इसका अच्छा, हाँ जो एस ऑरियस थे हमने पढ़ा था कि दे आर कोगुलेस पॉजिटिव। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कोगुलेस एक ये एंजाइम है जो कि कराता क्या है, जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। जो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाती है, तो थ्रोम्बिन का क्या फंक्शन होता है? थ्रोम्बिन ये कराता है कि जो फाइब्रिनोजन जो होती है, इनएक्टिव जो फाइब्रिन थ्रेड्स होते हैं वो उनको एक्टिव फाइब्रिन क्लॉट में प्रोड्यूस कर देता है। और जब फाइब्रिन क्लॉट बन जाते हैं ना तो फाइब्रिन क्लॉट की वजह से होता है क्या? फाइब्रिन क्लॉट की वजह से होता ही है कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो एट द साइट ऑफ बैक्टीरिया आ नहीं पाएंगे, वो फेगोसाइटोसिस कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो फाइब्रिन क्लॉट होगा जो कि बेसिकली कोगुलेस एंजाइम इसका प्रोड्यूस करा रहा है वो एक तरफ से हिंडर कर रहा होगा कि न्यूट्रोफिल्स आके अपनी जिधर बैक्टीरिया है वहाँ पे जाके वो उसको ख़त्म ना कर सकें। अब इनके जो 3 इंपॉर्टेंट एक्सोटॉक्सिन्स हैं उनके हमने नाम याद रखने होंगे और उन्हीं से रिलेटेड फिर डिजीज़ याद रखनी होगी। सबसे पहला है एंटेरोटॉक्सिन जो कि क्या कॉज कराता है? फूड पॉइजनिंग, जिसमें देखा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली वॉमिटिंग ज़्यादा होती है कंपेयर टू डायरिया। और जो ये एंटेरोटॉक्सिन होता है ये एक्ट करता है सुपर एंटीजन की तरह एक्ट करता है। और जीआई में करता है क्या? ये बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 2 और हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और इन साइटोकाइंस की ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कहते हैं स्टिमुलेशन कॉज करा देता है। वॉमिटिंग इसमें ज़्यादा देखी जाती है जो कि मेन चीज़ याद रखनी है। और ये देखा गया कि जो एंटेरोटॉक्सिन होता है ये इट इज़ काफ़ी हीट रेजिस्टेंट, मतलब ये है कि ये अपना क्या कहते हैं ब्रीफ कुकिंग से ख़त्म नहीं होता है जो एंटेरोटॉक्सिन होता है, लेकिन ये एंटेरोटॉक्सिन इस क्या कहते हैं रेजिस्टेंट टू स्टमक एसिड एंड नॉट द एंजाइम्स ऑफ स्टमक एंड जेजुनम। ये इसकी चीज़ देखी गई है कि इट इज़ फेयरली हीट रेजिस्टेंट, देयरफॉर इट इज़ यूजुअली नॉट इनएक्टिवेटेड बाय ब्रीफ कुकिंग एंड इट इज़ रेजिस्टेंट टू स्टमक एसिड एंड टू एंजाइम्स इन द स्टमक एंड जेजुनम। तो एक एंटेरोटॉक्सिन हो गया जिसका हमने नाम याद रखना है एक्सोटॉक्सिन का। दूसरा एक्सोटॉक्सिन जो कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कराते हैं उसी से रिलेटेड है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। ये भी ऐसा क्या कहते हैं सुपर एंटीजन की तरह एक्ट करता है कि इसमें भी हमको इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 2 और जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेशन मिलती है। और इसमें कौन कौन से पेशेंट्स हैं जिनको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है? वो इंडिविजुअल्स जिनको वुंड इन्फेक्शन हुए हैं वो, दूसरा वो मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल जो कि टैम्पॉन्स यूज़ करती हैं उनमें, इन दोनों के कहते हैं पेशेंट्स में हमको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम मिल सकता है कि एक तो वो वुमेन मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन जो कि टैम्पॉन यूज़ कर रही हैं, दूसरा वो इंडिविजुअल्स जिनको वुंड इन्फेक्शन है कि उनमें वो एक टॉक्सिन जो होता है। अच्छा इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जिसमें जो टॉक्सिन होगा ना, क्योंकि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है
वो हमको ब्लड स्ट्रीम में मिलेगा जब हम ब्लड का कल्चर करेंगे, तो हमें कल्चर में एस ऑरियस नहीं मिलेगा, मतलब हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा, लेकिन हमको उसका टॉक्सिन मिलेगा, क्योंकि टॉक्सिन बेसिकली ब्लड स्ट्रीम में होता है जो कि डिजीज़ कॉज करा रहा होता है। एस ऑरियस खुद नहीं डिजीज़ कॉज करा रहा होता। तो एक एक्सोटॉक्सिन हमने पढ़ा एंटेरोटॉक्सिन जो कि एज अ सुपर एंटीजन एक्ट कर रहा है, और दूसरा है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन जो भी एज अ सुपर एंटीजन एक्ट कर रहा है। लास्ट जो उसका एक्सोटॉक्सिन है जो कि हमने याद रखना है वो है एक्सफोलिएटिन। एक्सफोलिएटिन क्या कॉज कराता है? एक्सफोलिएटिन स्केलेटेड स्किन सिंड्रोम कॉज कराते हैं इन यंग चिल्ड्रन, और ये एपिडर्मोलिटिक है, यानी ये एपिडर्मिस को जो हमारी स्किन की जो लेयर होती है एपिडर्मिस, उसको बेसिकली ये ख़त्म करता है कि इट एक्ट्स एज अ प्रोटीएस दैट क्लीव्स डेस्मोग्लिन इन डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम हमें पता है कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो हमारी स्किन में नॉर्मली होती हैं, उनमें जो डेस्मोग्लिन प्रोटीन्स होती हैं उनको बेसिकली ये क्लीव कर देता है, जिसकी वजह से देयर इज सेपरेशन ऑफ एपिडर्मिस एट द ग्रैनुलर सेल लेयर, और हमको एक बुलस इम्पेटिगो कंडीशन मिलती है। तो जो तीन एक्सोटॉक्सिन हमने याद रखने थे वो हैं एंटेरोटॉक्सिन, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन एंड योर एक्सफोलिएटिंग, जो कि एक्सफोलिएटिंग क्या कॉज करा रहा है? स्केलेट स्किन सिंड्रोम कॉज करा रहा है। उसके अलावा और कौन कौन से एक्सोटॉक्सिन होते हैं जो कि आज ज़्यादातर मरसा वाले जो स्ट्रेन्स हैं, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट जो स्ट्रेन्स हैं उनमें देखे गए हैं, वो हैं हमारे पास अल्फा टॉक्सिन और पीवी ल्यूकोसिडिन। ये अल्फा टॉक्सिन और पीवी ल्यूकोसिडिन का ये देखा गया कि बेसिकली ये पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन है। ये कराते हैं ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनमें उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको बेसिकली डैमेज कर देती हैं, उसमें बेसिकली पोर्स फॉर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारे वो फिर अपना फंक्शन सही से परफॉर्म कर नहीं पाते। एंड लास्टली एंजाइम्स कौन से हैं? एंजाइम्स मैंने अभी बता दिया कि कोगुलेस है, उसके अलावा कैटेलेज भी है, फिब्रिलिन है, हाइलुरोनिडेज है, प्रोटीज है, न्यूक्लियस है, लाइपेजेस है। डिफरेंट एंजाइम है जो कि इनकी पैथोजेनेसिस में एक्ट करते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमें क्या मिलती हैं? क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमें ये मिलती हैं, इन्होंने फर्दर सब डिवाइड किया हुआ है कि वो क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो कि पायोजेनिक डिजीजेस कॉज करा रही हैं, और वो क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो कि टॉक्सिन के थ्रू मीडिएट हो रही हैं। टॉक्सिन के थ्रू अभी हमने पढ़ ली, एक तो फूड पॉइजनिंग जो कि एंटेरोटॉक्सिन से हो रही थी, जिसमें मैंने कहा कि वॉमिटिंग हमको ज़्यादा प्रोमिनेंट मिलेगी कंपेयर टू डायरिया। उसके अलावा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो कि मैंने अभी बता दिया। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं कि फीवर, हाइपोटेंशन, डिफ्यूज मैकुलर सनबर्न लाइक रैश, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3 और मोर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल लिवर, किडनी, जीआई ट्रैक्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मसल और ब्लड। और स्केलेड स्किन सिंड्रोम जिसमें हमें क्या मिलता है? हमको लार्ज बुल्लस मिलते हैं और एरिथमेटस मैकुलर रैश मिलता है, और एक बुल्लस सिम्पेटिको भी कंडीशन है जो कि उन्होंने यहाँ पे इसकी फिगर दिखाई हुई है कि इट इज़ कैरेक्टराइज बाय वेसिकल्स विच आर कंटेनिंग क्लियर फ्लूइड एंड इट कोलीज टू फॉर्म बुला। और जो पायोजेनिक डिजीज़ हैं, पायोजेनिक डिजीज़ में अगेन सबके तो नाम नहीं याद हो सकते, लेकिन एप्सिस हो गए, इम्पेटिगो हो गए, सेलुलाइटिस हो गया, फोलिकुलाइटिस हो गया, नेक्रोटाइजिंग फैसिलिटीज़ हो गई, कंजंक्टिवाइटिस हो गया, पोस्टपार्टम ब्रेस्ट इन्फेक्शन हो गए, लिम्फेंजाइटिस हो गए। जो मर्सा के स्ट्रेन हैं, मर्सा के स्ट्रेन मैंने कहा था कि कम्युनिटी अक्वायर्ड और हॉस्पिटल हेल्थ केयर अक्वायर्ड ज़्यादा कराते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने इस पैराग्राफ में ये बताया हुआ है कि जो कम्युनिटी अक्वायर्ड हैं वो कंपेरेटिवली ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू हॉस्पिटल अक्वायर्ड जो कम्युनिटी अक्वायर्ड इन्फेक्शन हैं। और मर्सा वाले स्ट्रेन कराते कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग पीवी ल्यूकोसिडिन जो कि अभी हमने पीछे पढ़ लिया था। और यही है कि जो स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हैं वो इसमें बेसिकली पायोजेनिक डिजीज़ में वो सारी डिजीज़ आ जाती हैं। सेप्टिसीमिया होता है उन पेशेंट्स को जो कि इंट्रावीनस ड्रग्स यूजर्स हों। उसके अलावा एंडोकार्डाइटिस हो सकता है जो कि इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स हों। एंडोकार्डाइटिस कौन सा हो सकता है? हमको राइट साइडेड एंडोकार्डाइटिस मिल सकता है, और उन पेशेंट में जिनके पास नॉर्मल या प्रोस्थेटिक हार्ट वल्व्स हों। उसके अलावा हमें और कौन सी पायोजेनिक डिजीज़ मिलती हैं? ऑस्टियोमिलाइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस जो कि यूजली चिल्ड्रन में फाउंड होता है। एंड उसके अलावा हमने पढ़े थे जो सर्जिकल पोस्ट सर्जिकल वूंड इन्फेक्शन हैं वो हमें मिल सकते हैं। उसके अलावा जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स हैं उनमें निमोनिया मिल सकता है। एंड हमने पढ़ा था कि जो पीछे जो पहला पैराग्राफ नहीं था जिसमें उन्होंने यहाँ पे सारी डिजीज़ बताई हुई थी पस प्रोड्यूसिंग, उनका बेसिकली एक तरफ से नाम याद रखना है कि कंजंक्टिवाइटिस हो गया, हमने पढ़ा था इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। और उसके अलावा मेटास्टेटिक एब्सेसिस बेसिकली ये कि एक जगह पे एब्सेस कॉज कराएंगे, देन ये डिसेमिनेट कर जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में और किसी और जगह पे फिर जाके एब्सेसिस कॉज कराने लगेंगे, तो इस कंडीशन को हमने मेटास्टेटिक एब्सेस नाम दिया है। उसके अलावा उन्होंने लास्ट में जो क्लिनिकल फाइंडिंग दी हुई है वो एक कावासाकी डिजीज़ दी हुई है। इसको अगर ना भी याद किया जाए तो कोई मसला नहीं। कावासाकी डिजीज़ बेसिकली ये कि ये उन चिल्ड्रन में होती है जो कि एशियन एंसेस्ट्री के होते हैं, और कावासाकी डिजीज़ में बेसिकली ये देखा है इसका भी अननोन है कि ये होती क्यों है, लेकिन जो इसके हमको साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं ना वो बिल्कुल उसी तरह के उसी से कोरिलेट करते हैं जो कि हमको स्टेफ और ये इसके टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में साइन एंड सिम्टम्स मिल जाते हैं। वही साइन एंड सिम्टम्स हमको कावासाकी डिजीज़ में मिलते हैं, लेकिन जो इसमें हमको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स मिलते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स में ये मिलता है कि इसमें बेसिकली वेस्कुलाइटिस कॉज हो रहा होता है।
स्मॉल और मीडियम साइज आर्टरीज का, स्पेशली कोरोनरी आर्टरीज का, कि इसमें हमको कार्डिक इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा प्रोमिनेंट मिलती है, विच इज़ कैरेक्टराइज बाय मायोकार्डाइटिस, एरिथमियास एंड रिगर्गिटेशन इन्वॉल्विंग द माइट्रल और एओर्टिक वाल्व्स एंड एन्यूरिज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। तो ये बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब लैब डायग्नोसिस पर आ जाते हैं। लैब डायग्नोसिस की इंपॉर्टेंट है। लैब डायग्नोसिस में ये देखा गया है कि जब हम स्मेयर लेंगे स्टेफिलोकोकल लीजन्स का तो उसमें हमें ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई मिलेंगे जो कि क्रेप लाइक क्लस्टर्स में होंगे। जब हम कल्चर्स करेंगे, कल्चर में हमको स्टेफ ओरियस की जो कॉलोनीज मिलेंगी उनका रंग हमें मिलेगा गोल्डन येलो कॉलोनीज, एंड दे विल बी बीटा हिमोलिसिस उनमें होगा, कोगुलेज पॉजिटिव होंगी, कैटलेज पॉजिटिव होंगी, और उसके अलावा मैनेटोल सॉल्ट अगार में ये मैनेटोल को फर्मेंट करेंगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये भी एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है जो कि सेप्रो स्टेफ की स्पीशीज़ को डिफरेंशिएट कर रहा होता है, एक कोगुलेज पॉजिटिव और एक मैनेटोल की फर्मेंटेशन। तो मैनेटोल सॉल्ट अगार पे ये मैनेटोल को फर्मेंट करती है, जिसकी वजह से हमें मिलेगा ये कि जो मैनेटोल सॉल्ट अगार होगा उसमें पीएच लो हो जाएगा और उसका रंग येलो हो जाएगा। वेरेज जब हम स्टेफ एपिडर्मिडीज पढ़ेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि उसमें जो पीएच होता है वो लो होता नहीं, क्योंकि वो मैनेटोल को फर्मेंट करता नहीं, जिसकी वजह से जो एगार होता है उसका जो कलर होता है इट रिमेन्स पिंक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लैब डायग्नोसिस थी। ट्रीटमेंट पे हम आ जाते हैं। जो एब्सेसिस है, एब्सेसिस की जो ट्रीटमेंट हम थ्रू ड्रेनेज कर सकते हैं, इंसिजन एंड ड्रेनेज के थ्रू हम जो एब्सेसिस हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रीटमेंट और क्या है, ट्रीटमेंट और बाकी डिजीज़ हैं उनकी ट्रीटमेंट ये मैंने बताया था कि सिंस 90% ऑफ द स्ट्रेन्स आर पेनिसिलिन रेजिस्टेंट, तो हम पेनिसिलिन नहीं दे सकते, हम नेफ्सिलिन या मेथिसिलिन देते हैं उन स्ट्रेन्स को जो कि बीटा लैक्टेमेस प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स हों। अब सिंस नेफ्सिलिन और मेथिसिलिन के खिलाफ भी काफ़ी रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स मिल रहे हैं, तो हम उन पेशेंट्स को क्या ड्रग देते हैं, हम उन पेशेंट्स को देखते हैं वैनकोमाइसिन, और वैनकोमाइसिन के साथ हम जेंटामिसिन भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा ये देखा गया कि ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्सोजोल या क्लिंडामाइसिन दे तो भी बरसा वाले स्ट्रेन्स किल हो जाएंगे। लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि जो वैनकोमाइसिन के स्ट्रेन्स हैं उनके खिलाफ भी रेजिस्टेंस आ रही है, तो उन पेशेंट्स को हम फिर क्या देते हैं, उन पेशेंट्स को हम देते हैं डेप्टोमाइसिन। ये इसकी ट्रीटमेंट थी। और उसके अलावा जो हमने पढ़ा था कि ये बेसिकली कॉलोनाइज कहाँ से हो रहा था, नोज से, क्योंकि नॉर्मल फ्लोरा था नोज का। तो हमने एक और क्या कहते हैं टॉपिकल एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की गई है जिसका नाम है म्यूपिरोसिन, जिसको हम क्या कहते हैं जहाँ पे भी स्किन में या नोज़ में जिधर भी इन्फेक्शन होगा एसोरियस का, वहाँ पे इसको म्यूपिरोसिन को अप्लाई कर सकते हैं। प्रिवेंशन कैसे होती है, प्रिवेंशन की ऐसी होती है कि क्लीनलीनेस रखें, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करते रहें, एसेप्टिक मैनेजमेंट करें लीजन्स की। उसके अलावा नोज़ में हम इंटरनेशनल जो म्यूपिरोसिन है उसको क्या कहते हैं ऐड कर सकते हैं, या हम ओरल एंटीबायोटिक्स लाइक सिप्रोफ्लोक्सासिन और ट्राइमेथोप्रिन सल्फामेथोक्सोजोल यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रिवेंशन हो जाएगी। इसके खिलाफ कोई वैक्सीन है नहीं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू स्टेफ ओरियस। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आई होप इसलिए समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।